रात के पिछले पहर हवेली की सबसे पुरशिकवा ख्वाबगाह में मौत जैसा सुनहरा तारी था। बारी सुर्ख मखमली पर्दे चांद की मदम रोशनी को भी अंदर लाने से रोके हुए थे। कमरा महंगे इतर और ताज़ा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था, लेकिन इस खुशबू में भी एक नाकाबिले बयान उदासी घुली हुई थी। हानिया भारी सुर्ख जोड़े में सिमटी बिस्तर के किनारे पर पत्थर का बुत बनी बैठी थी। उसका दिल इस जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में उसकी धमक साफ सुनाई दे रही थी। ये कैसी शादी थी, कैसी रुखसती थी। उसे याद नहीं था कि उसने अपने शौहर का चेहरा कभी देखा। निकाह के वक्त उसका वकील एक बूढ़ा मुंशी था और उसे बताया गया कि मियाँ को लोगों के सामने आने में झिझक महसूस होती है। उसके चचा और चची ने उसे हवेली के दहलीज पर लाकर ऐसे फेंका जैसे कोई फालतू सामान फेंकता है। तब से वो इस कमरे में तन्हा थी। अचानक भारी दरवाजे के खुलने की एक चरचराहट ने उसके बदन में सनसनी सी दौड़ा दी। उसने लड़ते हुए नजरें उठाई। वो अंदर दाखिल हुआ। असफंयार, ये नाम उसे निकाहनामे पर दिखाया गया था। वो लंबा, वजीहा और किसी यूनानी देवता की तरह हसीन था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें किसी और ही दुनिया में भटक रही थी। उसे कमरे में दाखिल होकर एक बार भी अपनी दुल्हन की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें छत पर लगे फानूस पर जमी थी। रोशनी, कितनी रोशनियां हैं। वो बच्चों की तरह ताली बजाते हुए बोला और फानूस के ऐन नीचे खड़ा हो गया। हानिया का हलक खुशक हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज ही ना निकली। असफन यार अब कमरे का जायजा ले रहा था। वो चलता हुआ खिड़की के पास गया और भारी पर्दे को पकड़कर झूलने लगा। हानिया की कांपती हुई आवाज निकली। असफन यार ने पलट कर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बल्कि एकदम उसकी आंखों में शरारत चमकी। वो भागकर पर्दे के पीछे छुप गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। हानिया की आंखें खौफ से फैल गई। जाग। वो आंखें पर्दे के पीछे से निकाले, उसका चेहरा हानिया के चेहरे से चंद इंच के फासले पर था। हानिया ने एक फलक शुगाफ चीख मारी और बिस्तर से पीछे की तरफ गिर गई। असफंयार कहका लगा कर हंसने लगा। डर गई, डर गई। अब मेरी बारी। नहीं, अब तुम्हारी बारी। छुपन छुपाई की। वो हंसता हुआ बेड के नीचे घुसने की कोशिश करने लगा। हानिया के लिए मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। ये उसकी शादी की रात नहीं, ये किसी भयानक ख्वाब का आगाज था। उसकी आवाज जवाब दे गए और लड़खड़ाते उठी और भाग कर संगमरमर से बने उसी गुसल खाने में घुस गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। और ठंडे फर्श पर बैठ गई। उसका सुर्ख जोड़ा उसके गिर्द फैला हुआ था। उसने कांपते हाथों से अपने भारी जेवर नोच कर फेंके और आईने में अपना अक्स देखा। आंखों से बहता काजल उसके गालों पर स्याह लकीरें बना चुका था। वो अब दुल्हन ने कोई मातम करते बेवा लग रही थी। वहां इस तन्हाई में आंसू का एक सैलाब था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे अपने माँ बाप याद आए। कितना खुश था उसका बचपन। और फिर एक हादसे ने उसे सबसे सब कुछ छीन लिया। वो नन्ही सी जान अपने चचा और चची के रहमो करम पर आ गई। वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी खुशी का दिन था। चच्ची का जुल्म उसके वजूद का हिस्सा बन गया। हर बात पर ताना, मार पीट और फाके। उस घर में एक नौकरानी से भी बदतर थी। उसका वजूद उन दोनों के लिए एक बोझ था, जिसे वो जल्द से जल्द कंधों से उतारना चाहते थे। फिर एक दिन उनके गलीस तंगो तरीक मोहल्ले में एक चिमचिमाती स्याह गाड़ी आकर रुकी। हानिया ने खिड़की की दराज से देखा। एक नहायत मगरूर और अमीर कबीर औरत गाड़ी से उतरी और सीधा उनके घर में दाखिल हुई। चच्ची उसके कदमों में बिछ बिछ कर जा रही थी। बेगम साहिबा, आपने कैसे तकलीफ की? उस औरत ने नफरत से कमरे का जायजा लिया और हानिया के चचा से मुखातिब हुई। मुझे तुम्हारी भतीजी चाहिए। चचा और चची के चेहरे पर लालच और हैरत एक साथ उठी। दरअसल उस औरत ने, जिसका नाम शायद सुल्ताना था, नहायत रूखेपन से कहा, मेरा एक बेटा है, थोड़ा जहनी तौर पर सादा है। उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। मुझे उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी खिदमत करे और खामोश रहे। जहनी तौर पर सादा? चची ने दांत निकाले। अरे बेगम साहिबा, हमारी हानिया तो फरिश्ता है। पत्थर से भी बात मनवा ले, आप फिक्र ना करें। मुझे उसकी खूबियों से गर्ज नहीं। सुल्ताना ने एक लफाफा मेज पर रखा। मुझे उसकी खामोशी चाहिए। इस शादी के बदले तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा और ये घर भी तुम्हारा हो जाएगा। हानिया जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसका दिल डूब गया। उसने एक बार भी पूछा नहीं। उसका सौदा हो चुका था। उसने जहनी कमजोर का मतलब समझाया गया, पागल का नहीं। उसे याद था कि एन निकाह के वक्त भी उसे हवेली के एक अलग थलग कमरे में बिठाया गया था। उसे इस लड़की की शक्ल तक नहीं दिखाई गई थी। और आज रात वो गुस्सा खाने के ठंडे फर्श पर बैठी हानिया ने अपने आंसू पूछे। उसका रोना खत्म हो चुका था। अब उसके अंदर एक ठंडी वहशत ने जन्म दे लिया था। उसकी शादी एक पागल से कर दी गई थी। उसके चचा चाची ने उसे एक जिंदा जहन्नुम में धकेल दिया था। बाहर कमरे से असफनियात के बेतरतीब कह गए,
और किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। हानिया ने आंखें बंद कर ली। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे तवील और सबसे भयानक बाप अभी शुरू हुआ था। फजर की अजान की गूंज ने हवेली के सुनाटे को तोड़ा। हानिया ने आंखें खोली तो खुद को गौसल खाने के सर्द संगे मरमर के फर्श पर पाया। उसका जिस्म अकड़ा हुआ था और सुर्ख अरूसी जोड़ा बेतरतीबी से फैला हुआ था। रात का भयानक मंजर किसी डरावने ख्वाब की तरह उसके जहन पर नक्श था। वो शख्स, उसका शोहर उसकी चीखों पर कहके लगा रहा था। उसने हिम्मत मुजतमा की। आंसू खुश्क हो चुके थे, उनकी जगह एक अजीब सी बेहिसी ने ले ली थी। उसने वहीं वजू किया और फजर की नमाज अदा की। जाए नमाज पर बैठते उसने पहली बार अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि सब्र मांगा। उसके माँ बाप तो थे नहीं, चाचा चाची ने उसे बेच डाला था। अब यही उसकी किस्मत थी और उसे इस पागल शख्स के साथ ही जीना था। वो दिल करा के गुसल खाने का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। कमरा रात से ज्यादा तबाहल लग रहा था। फूल मसले हुए थे और शीशे का गुलदान फर्श पर टूटा पड़ा था। असफन यार कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर उसकी नजर खिड़की के पास बारी पर्दों के ढेर पर पड़ी। वो वहीं फर्श पर पर्दों को ओढ़े एक बच्चे की तरह घुटने मोड़े सो रहा था। उसके चेहरे पर नींद में गहरी मासूमियत थी। रात वाली वहशत का शायबा तक नहीं था। उसके बिखरे बाल माथे पर आए हुए थे। हानिया को एक लम्हे के लिए उस पर शदीद तरस आया। ये भी किसी का बेटा था, किसी का अजीज था। वो कपड़े बदलकर धीरे से चलती नीचे वसी ड्राइंग हॉल में आई। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसके कदमों की आहट भी गूंज रही थी। सामने नाश्ते की मेज पर एक पुरशिकवा औरत पुरजमान थी, जिसे उसने कल रुखसती के वक्त सरसरी तौर पर देखा था। सुल्ताना, उसकी सास। हानिया ने झिझकते हुए सलाम किया। सुल्ताना ने अखबार से नजरें उठाई, उसे देखा। उस चेहरे पर गुस्सा या तंज की बजाय एक शफीक मुस्कुराहट उभरी। अरे हानिया बेटिया, आओ। उसका लहजा शहद से ज्यादा मीठा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रात ठीक से गुजरी? ये सवाल एक जहर बुझे तीर की तरह था, लेकिन हानिया ने सिर्फ सर झुका दिया। बैठो। सुल्ताना ने मुलाजमा को नाश्ता लाने का इशारा किया। देखो बेटी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। उसने हानिया के सर पर हाथ फेरा। असफंदिया, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सुल्ताना की आंखों में मसनूई नमी उतर आई। असफंदियार अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसकी जान था। पिछले साल जब बुरहान का हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ तो असफंदियार ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। सुल्ताना ने ठंडी आह भरी। उसने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। बस उस दिन के बाद से उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। वो इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पाया। वो वापस अपने बचपन में चला गया है। हानिया खामोशी से ये दिल घर कहानी सुन रही थी। डॉक्टर कहते उसे दवाइयों से ज्यादा प्यार और तवज्जो की जरूरत है। सुल्ताना ने हानिया का हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है। तुम्हारे चेहरे पर जो मासूमियत और नेकी है, मुझे यकीन है तुम इसे अपने प्यार से ठीक कर लोगी। वो एक बीमार है हानिया, और बीमार की खदमत तो सवाब का काम है। सुल्ताना की बातें हानिया के दिल में उम्मीद का एक नन्हा सा दिया जला गई। शायद वो सच कह रही थी। शायद ये शख्स पागल नहीं, सिर्फ गहरे सदमे में है। शायद वो वाकई उसकी मदद कर सकती है। हानिया ने आहिस्ता से कहा, मैं उनका ख्याल रखूंगी। शाबाश। सुल्ताना मुस्कुराई। अब जाओ, उसके लिए नाश्ता ले जाओ, उसे अपने हाथ से खिलाना। जब हानिया नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में वापस आई तो असवन यार जाग चुका था। वो बिस्तर पर बैठा तकिए से रुई निकालकर हवा में उड़ा रहा था। वो बच्चों की तरह तालियां बजा रहा था। रुई, बर्फ, देखो बर्फबारी। हानिया का दिल बुझ सा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो ट्रे लेकर उसके करीब आई। असफन यार, उसने नरमी से पुकारा, आई नाश्ता कर ले। असफन ने रुई उड़ाना बंद कर दी। उसे सर घुमाकर हानिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही कल रात वाली अजनबियत थी। हानिया ने हिम्मत करके ट्रे उसके आगे की। देखे, मैं आपके लिए लाई हूँ। असफन यार ने ट्रे को नहीं, हानिया के चेहरे को देखा। वो आहिस्ता से बिस्तर से उतरा। हानिया गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे हटी। वो इसकी तरफ बढ़। हानिया पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। ट्रे उसके कांपते हाथों पर थी। असफन यार उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। वो इतना करीब था कि हानिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसकी आंखें सीधी हानिया की आंखों में गड़ी थी। हानिया का दिल किसी कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। उसकी गर्म सांसें हानिया के गालों को छू रही थी। उस समय उसकी आंखों में पागलपन नहीं था, उसमें एक ऐसी गहराई थी, ऐसी शिद्दत थी जिसे हानिया समझ ही ना सकी। वो खौफजदा भी थी और मबहूत भी। तो असफन यार ने सरगोशी की। हानिया ने सांस रोक ली। तुम मुझे नाश्ता दोगी? उसने पूछा। और इससे पहले कि हानिया जवाब देती, असफन यार ने एक जोरदार कहका लगाया। उसने झिपट कर ट्रे से एक सेब उठाया
उसे हवा में उछाला और एक अजीब सा रक्स करता हुआ कमरे के दूसरे कोने में भाग गया। मेरा सेब, मेरा सेब। हानिया वही दीवार से लगी रह गई। उसका दिल अभी तक उसी शिद्दत से धड़क रहा था। वो इस चंद सेकंड की कुर्बत के सैर से नहीं निकल पाई थी। ये शख्स क्या था? एक मासूम सदमे का मारा हुआ मरीज, या कोई ऐसा भेद जिसकी तह तक पहुंचना खुद उसकी जान के लिए खतरा बन सकता था? अगले कई दिन एक अजीब बेरंग तसलसल में गुजरने लगे। हानिया ने अपनी किस्मत को अल्लाह का फैसला समझकर कबूल कर लिया। उसकी दुनिया इस हवेली के सबसे ऊंचे कमरे तक महदूद हो गई थी। उसका दिन असफंद के बिखरे हुए सामान को समेटने, उसे वक्त पर खाना खिलाने की कोशिश करने और उसके बच्चों जैसी जिद्दों को बर्दाश्त करने में गुजर जाता। वो इसके लिए एक माँ, एक नर्स और एक खामोश निगरान बन गई। उसे नहलाता, उसके कपड़े बदलता, और जब वो रात को फर्श पर सो जाता तो चुपके से उठ पर उस पर कंबल डाल देती। इस दौरान असफंयार का रवैया मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्का था। कभी वो घंटों खामोश बैठा छत को घूरता रहता, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। उन लम्हों में हानिया को उसके चेहरे पर सदमे के बजाय गहरा दुख नजर आता। लेकिन जो ही हानिया उससे बात करने की कोशिश करती तो फौरन बदल जाता। वो तालियां बजाने लगता, अजीबो गरीब आवाजें निकालता या कमरे में गोल गोल घूमना शुरू कर देता। सुल्ताना, जो पहले दिन बहुत शफीक बनी थी, अब अपने असल रूप में आ चुकी थी। उसका लहजा हंस गुजरते दिन के साथ सर्द और तंजिया होता जा रहा था। क्यों? अभी तक आदत नहीं हुई अपने पागल चोर की? वो अक्सर नाश्ते की मेज पर कहती जब हानिया थकी हुई सूजी आंखों के साथ नीचे आती, याद रखना हानिया, तुम इस घर की बहू नहीं, सिर्फ एक खिदमतकार हो। असफन यार की देखभाल करो, अपनी जबान बंद रखो। तुम्हारे खानदान को उसकी भारी कीमत अदा की गई है। हानिया खामोशी से सर झुकाकर ये जहरीले तीर सह लेती। उसके पास जाने को कोई और जगह नहीं थी। एक दोपहर कमरे में सर्दी भरने लगी। हानिया ने देखा कि असफंद यार, जो सिर्फ एक पतली कमीज में मलबूस था, कोने में बैठा दीवार पर कोयले के टुकड़े से लकीरें खींच रहा था और सर्दी से हल्का हल्का कांप रहा था। हानिया को उस पर तरस आ गया। उसने कमरे की सबसे ऊंची अलमारी की तरफ देखा। उसके ऊपरी शेल्फ पर एक पुराना बाहरी लहाफ रखा था, जो शायद असफद यार के बचपन का था। असफद यार, उठो, सर्दी लग जाएगी, उसने नरमी से कहा। असफद यार ने सुनी अनसुनी कर दी और अपने काम में मगन रहा। काला, काला, सब काला कर दूंगा। हानिया ने एक ठंडी सांस भरी और लहाफ उतारने के लिए आगे बढ़ी। अलमारी बहुत ऊंची थी। उसे पंजों के बल खड़े होकर बाजी को जितना हो सका ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां लहाफ के किनारे को छू रही थी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रही थी। उफ, कैसे उतरेगा ये? वो खुद कलामी में बुड़बुड़ाई। कमरे में उसके पीछे सिर्फ असफंद यार मौजूद था, जो अब फर्श पर लेटकर कोयले से खेल रहा था। हानिया ने एक आखिरी कोशिश की। वो उछली, मगर लहाफ मजीद पीछे खिसक गया। मुझे स्टूल लाना पड़ेगा। वो स्टूल लेने के लिए मुड़ी। ड्रेसिंग टेबल सिर्फ चंद कदम के फासले पर था। उसे लकड़ी का छोटा स्टूल उठाया और वापस पलटी। इस सारे अमल में बामुश्किल 10 सेकंड लगे होंगे, लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा तो उसके कदम वहीं जम गए। वो बाहरी लहाफ, जो अभी तक अलमारी के सबसे ऊंचे शेल्फ पर था, अब बेड पर बिल्कुल साफ सुथरा तय हुआ रखा था। हानिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने खौफजदा नजरों से कमरे का जायजा लिया। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियों पर जालियां लगी थी। कमरे में उसके और उसफन के अलावा कोई तीसरा वजूद नहीं था। उसका दिल हलक में आ गया। उसने कांपती हुई नजरों से असफंद यार को देखा। उसी जगह, उसी कोने में फर्श पर लेटा हुआ था, और कोयला का टुकड़ा अभी भी उसके हाथ में था और उसी तरह बेमकसद लकीरें खींच रहा था, जैसे इस दौरान वो एक इंच भी ना हिला हो। कौन? हानिया की आवाज उसके हलक में घुट गई। ये कैसे हो सकता है? वो लहाफ बहुत भारी था। उसका यूं गिरना, खुद ब खुद तय होकर बेड पर आ जाना नामुमकिन था। क्या? क्या? असफंद यार ने ये क्या किया? लेकिन कैसे? वो तो 10 सेकंड में अपनी जगह से उठकर, वो बाहरी लहाफ उतार कर उसे तय करके बेड पर रखकर वापस अपनी जगह पर हालत में कैसे लेट सकता है? ये इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है। नहीं, नहीं। हानिया ने अपने कांपते हाथों से सर थाम लिया। ये मेरा वहम है। वो लड़ते कदमों से बेड के पास गई। उसने लहाफ को छुआ। वो हकीकी था। असफन यार, उसने हिम्मत करके पुकारा। असफन यार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हंसने लगा। काला, काला, सब काला। हानिया को लगा इस कमरे की दीवारें उस पर गिर रही है। उसने सोचा शायद मैं भी पागल हो रही हूँ। इस पागल के साथ साथ रहकर मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। उसे जल्दी से लहाफ उठाया और कांपते हुए असफन यार के ऊपर डाल दिया। असफन यार ने लहाफ को देखा और उसे झटक कर उतार फेंका। यही मुझे गर्मी लगती है, जल रहा हूँ। आग, आग। वो चीखने लगा। हानिया ने उसे वहशत से देखा। वो आदमी जो भी सर्दी से कांप रहा था, अब आग लगने की शिकायत कर रहा था।
وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے خود کو یقین دلانا چاہا کہ لحاف کا بیڈ پر آنا اس کا وہم تھا، شاید اس کی تھکی ہوئی آنکھوں کا دھوکا۔ لیکن اس دن شک کا وہ پہلا بیج بویا جا چکا تھا، جس کی جڑیں بہت گہری جانے والی تھی۔ وہ بچپن یار کو زیادہ غور سے دیکھنے لگی تھی، وہ اس کی ہر حرکت، ہر لفظ پر توجہ دیتی، اس کوشش میں کہ شاید اسے اس کے پاگل پن کے پیچھے چھپا کوئی سراغ مل جائے۔ لیکن اسفند یار ایک ناقابل فہم معاملہ تھا۔ وہ 90% وقت میں ایک 5 سالہ بچے کی طرح برتاؤ کرتا، لیکن باقی 10% وقت اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی اور خاموشی اتر آتی کہ ہانیہ کو اس سے خوف محسوس ہونے لگتا۔ اس کی زندگی اب 2 انتہاؤں کے درمیان معلق تھی، ایک طرف اس کے شوہر کا ناقابل اعتبار رویہ اور دوسری طرف سلطانہ کا بڑھتا ہوا زہر۔ سلطانہ اب اس سے بات کرنے کی بھی روادار نہیں تھی، اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی یا ملازموں کے سامنے جان بوجھ کر اس کی تذلیل کرتی۔ سنو، اس نے ایک صبح ہانیہ کو آواز دی جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ آج رات گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی تم اور تمہارا یہ پاگل شوہر کسی کو نظر آؤ۔ تم دونوں اپنے کمرے میں ہی رہنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کے چیخنے کی آواز نیچے تک نہ آئے۔ ہانیہ نے آنسو بھرا گھونٹ پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اس منحوس حویلی سے بھاگ جائے، کہیں بہت دور چلی جائے۔ اسے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد والا اپنا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر یاد آیا۔ کاش وہ ایک دن کے لیے صحیح وہاں جا سکتی، اپنے چچا چاچی کے پاس۔ لیکن یہ خیال آتی اس کے ذہن میں تلخی گھل جاتی۔ چچا چاچی، وہ لوگ جنہوں نے اس کا سودا کیا، جنہوں نے اسے اس آنکھ میں دھکیل کر جشن منایا تھا کہ بوجھ اتر گیا، اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دروازے پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے، اس کی قسمت اسی پاگل خانے میں لکھی جا چکی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک گہری سانس لے کر دروازہ کھولا۔ اس کا جہنم یہی کمرہ تھا۔ دوپہر کے وقت وہ اسفند یار کو دالان میں بٹھا کر کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مٹی میں ہاتھ مار رہا تھا اور کھانا کھانے سے انکاری تھا۔ نہیں کھانا، گندا کھانا، وہ چیخ رہا تھا۔ کھا لے اسفند یار، دیکھیے کتنا اچھا ہے۔ ہانیہ اس کی منت کر رہی تھی۔ اسی وقت گھر کا ایک پرانا اور وفادار ملازم رحیم چاچا، جو شاید اسفند یار کے باپ کے وقت سے یہاں تھا، سلطانہ کے لیے چائے کی ٹرے لاتا ہوا پھسلا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور گرم چائے کا کپ سلطانہ کی قیمتی ایرانی قالین پر جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر سلطانہ اپنی جگہ سے ایک شیرنی کی طرح اٹھی۔ اندھے ہو گئے ہو؟ وہ چیخی۔ جانتے ہو یہ قالین کتنے کا ہے؟ تمہاری 7 نسلیں بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ رحیم چاچا جو ایک بوڑھا آدمی تھا کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، میں صاف کر دیتا ہوں۔ صاف کرو گے تم؟ سلطانہ نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تم لوگوں کو برہان نے سر چڑھا کر برباد کر دیا تھا، مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت پڑ گئی ہے، حرام خور، نکل جاؤ اسی وقت میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ۔ بوڑھا رحیم چاچا گال پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں آنسو لے کھڑا تھا۔ یہ اس کی برسوں کی وفاداری کا صلہ تھا۔ ہانیہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس بوڑھے کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی اپنی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ نہ تھی۔ اسفند یار جو چند قدم دور بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، مٹی سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ رحیم چاچا شکست خوردہ قدموں سے پلٹا جیسے وہ اسفند یار اور ہانیہ کے قریب سے گزرا۔ اسفند یار نے مٹی میں لکیر کھینچتے بہت دھیمی، تقریباً ناقابل سماعت آواز میں بڑبڑایا، خود مالک بن بیٹھی ہے چورنی، بلی حج کو چلی۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ سلطانہ کے کانوں تک نہ پہنچی، جو ابھی تک قالین کو دیکھ کر غصے میں جل بھن رہی تھی۔ لیکن ہانیہ جو اسفند یار کے عین پاس جھکی بیٹھی تھی، اس نے یہ جملہ، ایک ایک لفظ بالکل واضح سنا۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، اس کے کانوں سے الفاظ گزرنے لگے۔ یہ کسی پاگل کی بڑبڑاہٹ نہیں تھی، یہ ایک مکمل تنزیہ اور ہوش و حواس میں ڈوبا ہوا جملہ تھا۔ یہ کسی ایسے شخص کا تبصرہ تھا جو صورتحال کو بخوبی سمجھتا تھا۔ اسے جھٹکے سے اسفند یار کی طرف دیکھا۔ اسفند یار نے زور سے کہکا لگایا اور مٹھی پر مٹھی اٹھا کر سامنے دیوار پر دے ماری۔ داغ کالا، داغ کالا، دیکھو ہانیہ، میں نے پوری دیوار گندی کر دی۔ وہ تالیاں بجا کر ہنسنے لگا اور اس کا چہرہ واپس اسی خالی پر اور بچپنے سے بڑھ گیا۔ کھڑکیاں دیکھ رہی ہو؟ سلطانہ کی زہریلی آواز سے ہانیہ کو چونکا دیا۔ میں نے کہا نہ، لے جاؤ اس گندے پاگل کو میری نظروں سے دور، اسے میرا سارا دالان خراب کر دیا۔ جو ابھی تک ہانیہ صدمے میں حالت میں تھی، لرزتے ہاتھوں سے اٹھی۔ اس نے اسفند یار کا بازو پکڑا جو بچوں کی طرح ہنس رہا تھا، اسے کھینچتی ہوئی واپس کمرے میں لے آئی۔ اسے دروازہ اندر سے لاک کیا اور اسفند یار کے سامنے کھڑی ہوگی۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اسفند یار نے اس کی طرف دیکھا، سر کو ایک طرف جھکایا اور معصومیت سے مسکرایا۔ میں اسفند یار خان ہوں، تم کون ہو؟
छुपन छुपाई खेले? हानिया ने अपना सर थाम लिया। लाहौफ का बेड पर आना और अब ये जुमला, कि ये सब उसका वहम था या वो एक ही शख्स के साथ कैद थी जो उससे ज्यादा खतरनाक था। जितना वो नजर आता था, खुद मालिक बन बैठी चोरनी, बिल्ली हज को चली। ये अल्फाज पिघले शीशे की तरह हानिया के कानों में गूंजते रहे। उस असफन यार को देखती जो अब पहले से ज्यादा मासूम और बेनजर जरर नजर आने की कोशिश कर रहा था, और हानिया का दिल खौफ और उलझन से सुकर जाता। लहाव का खुद ब खुद तय होकर बेड पर आ जाना, फिर ये होशोहवास से बड़ा जुमला, ये दोनों चीजें एक ही सिर्फ इशारा कर रही थी। वो शख्स जो पागल नजर आता था, वो या तो पागल नहीं था या फिर वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार था जो हानिया की फहम से बालातर थी। उसने सुल्ताना की बातों पर दोबारा गौर किया। सदमे से दिमागी तवाजुन बिगड़ गया था। क्या सदमे का शिकार इंसान इस कदर जहीन तंज कर सकता है? हानि ने अब तक खामोश तफ्तीश शुरू कर दी थी। उसके साथ एक लम्हा भी गाफिल नहीं रहती थी। वो उसकी हर हरकत पर नजर रखती, कोई जानने के लिए बेचैन थी कि इस पागलपन के नकाब के पीछे आखिर चेहरा किसका है। वो एक मामूल बन गया, सुल्ताना जो हवेली के मामलात और अपनी जायदाद की देखभाल में मसरूफ रहती। सुबह नाश्ते के बाद अखबार असफंदियार के कमरे में भिजवा देती। इसे दे दो, फाड़ता रहेगा तो मसरूफ रहेगा, वे सर नहीं खाएगा। पहले तो हानिया से अखबार देकर अपने कामों में लग जाते, लेकिन अब वो इसे अखबार देकर खुद कमरे के कोने में बैठकर सलाई कढ़ाई करने लगती, जबकि उसकी तमाम तर तवज्जो असफन यार पर मरकूज होती। असफन यार अखबार लेता, उसे खोलता और बच्चों की तरह खुशी से चीखता। कागज कितना बड़ा कागज! उसे फाड़ना शुरू कर देता, लेकिन हानिया ने जल्दी एक अजीब चीज नोट की। वो हमेशा अखबार की आखिरी सफात, जैसे खेलों या इश्तिहारत की सफात, पहले फाड़ता था। लेकिन पहले सफ़े पर जहाँ मोटी सुर्खियां होती थी, उसकी नजरें चंद सेकंड के लिए ठहर जाती। वो अखबार को फाड़ने का ड्रामा करते हुए अपनी आंखों को तेजी से उन सुर्खियों पर घुमाता। वो खबरों को पढ़ रहा था, और एक दिन उसने स्टॉक मार्केट का सफा फाड़ने से पहले उस पर उंगली फेरी और बहुत आहिस्ता से बड़बड़ा गया। सब गिर गया। इससे पहले कि हानिया कुछ पूछती, उसने जोर से कहका लगाया, मैं भी गिरूंगा, और फर्श पर लूट पूट होने लगा। हानिया का शक अब यकीन की हदों को छूने लगा। वो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही थी कि ये नकाब उतरे, और वो मौका उसे उस रात मिला। चौदहवीं का चांद हवेली के बाग को अपनी दोधिया रोशनी से नहला रहा था। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी का एक टुकड़ा फर्श पर पड़ रहा था। हानिया अपने बिस्तर पर लेटी आंखें बंद किए जाग रही थी। उसने आज फैसला कर लिया था कि वो सोएगी नहीं। वो इंतजार करेगी इस फरियाद का, जो अपने लिए मखसूस सोफे पर लेटा था। मामूल के मुताबिक वो खामोश था। आधी रात गुजर गई, हवेली में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। अचानक हानिया को सोफे से उठने की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने अपनी सांसें रोकी और आंखें सख्ती से बंद रखी, लेकिन अपनी पलकों की दरार से उसे सब नजर आ रहा था। असलम यार उठा। वो किसी बच्चे की तरह नहीं उठा था, और ना ही उसके जिस्म में कोई लड़खड़ाहट थी। वो कैसे मर्द की तरह उठा जिसके कंधों पर दुनिया जहान का बोझ हो। उसने एक लम्हे के लिए हानिया की तरफ देखा, ये यकीन करने के लिए वो सो रही है। फिर वो धीरे धीरे चलता खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ हानिया की तरफ थी। वो चांद को घूर रहा था। वो बिल्कुल साकित खड़ा था। उसके वजूद से ऐसी गहरी उदासी और ऐसा जब्त झलक रहा था कि हानिया का दिल कांप गया। ये वो असफल यार नहीं था जिसे वो जानती थी। ये कोई और था, कोई अजनबी, कोई पुरवक्कार, और कोई बहुत दुखी शख्स। हानिया से रहा ना गया। वो इतजाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब सोए नहीं। उसकी आवाज अंधेरे में गूंजी। असफल यार का वजूद एक लम्हे के लिए पथरा गया। वो चौंका था, लेकिन उसने बच्चों की तरह चीख मारी। ना वो डरा। वो बहुत आहिस्तगी से पलटा। चांद की रोशनी उसके चेहरे के एक हिस्से पर पड़ रही थी। उसकी आंखें, हानिया ने उसकी आंखें देखी। वो खाली नहीं थी, वो भटकी हुई नहीं थी। वो आंखें जहानत, गुस्से और एक नाकाबिले बयान दर्द से भरी हुई थी। वो पागल की आंखें नहीं थी, वो एक शिकारी की आंखें थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। हानिया बिस्तर पर सहम कर बैठ गई। असलम यार ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ने लगा। उसके कदमों में वो बचकाना उछल कूद नहीं थी, बल्कि एक नपी तुली पुरएतमाद चाल थी। हानिया का दिल उसके हलक में आ गया। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन बिस्तर के हेडबोर्ड ने उसे रोक दिया। एस्पंदियार चलता हुआ उसके बिस्तर के किनारे उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। वो इस पर झुका। ये आंखें, हानिया ने अपने जहन में सोचा, ये आंखें किसी दीवाने की नहीं हो सकती। वो इतना करीब था कि हानिया को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। हानिया ने खौफ के मारे आंखें बंद कर दी। फिर उसने वो महसूस किया, एस्पंदियार ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। हानिया एक थप्पड़ के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी बजाय
اس کی انگلیوں نے ہانیہ کے گال پر آئی بالوں کی ایک لٹ کو جو کہ اس کا آنسو سے بھیگ گئی تھی نہایت نرمی سے، اتنی نرمی سے جیسے کوئی تتلی کو چھوتا ہو، پیچھے ہٹایا۔ یہ لمس یہ لمس کسی پاگل کا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک تحفظ تھا، ایک اپنائیت تھی، ایک ایسی شدت تھی جسے ہانیہ نام نہیں دے سکی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اسفندیار کی آنکھیں اب بھی اسی پر جمی تھی۔ ان میں ایک سوال تھا، ایک التجا تھی اور ایک انتباہ تھی۔ کون ہے آپ؟ ہانیہ کی پھنسی ہوئی سرگوشی نکلی۔ یہ لفظ جیسے اس کے منہ سے نکلا، تلسم ٹوٹ گیا۔ اسفندیار کی آنکھوں میں چمکتی ذہانت ایک دم بجھ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی وحشت زدہ خالی تاثر لوٹا ہے۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں کو ایسے دیکھا جیسے اس نے زہر کو چھو لیا۔ آگ آگ وہ زور سے چیخا، اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہ ہاتھ جل گیا میرا، ہاتھ جل گیا میرا، بچاؤ۔ وہ وحشت زدہ ہو کر پلٹا، بھاگا اور الماری کے پیچھے چھپ گیا جہاں سے اس کی سسکیاں لینے کی آوازیں آنے لگی۔ ہانیہ وہی بستر پر بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ بیکتار اپنے گال پر گیا جہاں اسفندیار نے اسے چھوا تھا۔ وہ لمس ابھی تک جل رہا تھا، لیکن یہ آگ کا جلنا نہیں، کسی اور احساس کی تپش تھی۔ اس رات ہانیہ کو یقین ہو گیا کہ وہ پاگل نہیں، وہ کچھ چھپا رہا ہے، ایک بہت بڑا بھیانک راز۔ گزری رات کو وہ لمس ہانیہ کے وجود پر نقش ہو کر رہ گیا۔ اب اس کے لیے اسفندیار کو ایک پاگل اور معصوم مریض سمجھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ نرمی، وہ شدت اور وہ آنکھیں جس میں چاندنی رات کا سارا درد سمٹ آیا تھا، کسی دیوانے کی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی تھی جو دنیا کا سب سے ماہر اداکار تھا، ایک ایسا اداکار جس نے اپنی بیوی تک کو دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگلا پورا دن ہانیہ نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس کے قریب جاتی، اسے پکارتی، لیکن اسفندیار نے جیسے خود ایک اور مضبوط خول خود پر چڑھا لیا تھا۔ وہ رات کے واقعے کے بعد پہلے سے زیادہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے ناشتے کی ٹرے الٹ دی، کمرے کے پردے پھاڑ ڈالے اور سارا دن اونچی آواز میں بے ربط گاتا رہتا۔ وہ ہانیہ کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس کا دفاعی طریقہ کار تھا۔ وہ ہانیہ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس نے رات جو کچھ دیکھا وہ محض اس کی تھکاوٹ یا وہم تھا، لیکن ہانیہ وہم کے سائے سے نکل آئی تھی، وہ حقیقت دیکھ چکی تھی۔ اس کا دل خوف سے زیادہ ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ اگر وہ پاگل نہیں ہے تو پھر یہ سب ڈرامہ کیوں، کس کے لیے، اور اس ڈرامے میں اس کا کیا کردار تھا؟ کیا اسے بھی اس کھیل کا حصہ بنانے کے لیے لایا گیا تھا؟ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ سوئے گی نہیں، اور نہ ہی صرف بستر پر لیٹ کر انتظار کرے گی، وہ اس راز کی تہ تک پہنچ کر رہے گی۔ رات نے اپنے سائے پھیلا دیے تھے، حویلی پر ایک بار پھر موت کا سکوت طاری تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کی اور اپنی سانسوں کو ایک گہری نیند کے زیرو بم پر لے آئی۔ اسفندیار جو صوفے پر لیٹا تھا معمول کے مطابق ساکت تھا۔ گھنٹے گزرنے لگے۔ آدھی رات کے قریب جب حویلی کا آخری ملازم بھی سو چکا تھا، ہانیہ کو وہی جانی پہچانی آہٹ سنائی دی۔ اسفندیار اٹھا تھا، اس نے پلکوں کی جھڑی سے دیکھا۔ اسفندیار نے اٹھ کر پہلے بستر پر سوئی ہوئی ہانیہ کو غور سے دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی تیز تھی کہ ہانیہ کو لگا کہ اس کی بند آنکھوں کے پار وہ دیکھ لے گا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ ہانیہ گہری نیند میں ہے، وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے چند سیکنڈ انتظار کیا، پھر وہ پھرتی سے بستر سے اتری۔ اس کے پیر ٹھنڈے فرش کو چھوتے ہی کام گئے۔ اسے دروازہ کھولا اور باہر اندھیرے دالان میں قدم رکھا۔ اسفندیار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دالان کے آخری سرے پر اس کی سسر برہان مرحوم کے اسٹڈی روم یعنی دفتر کے دروازے کے نیچے سے روشنی کی ایک باریک لکیر چھن کر باہر آ رہی تھی۔ یہ کمرہ تو ہمیشہ لاک رہتا تھا، سلطانہ کسی کو اس میں جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ ہانیہ نے اپنی سانس روک لی، وہ دیوار سے چپکی، ساتھ میں چھپتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور دروازے کی دراز سے اندر جھانکا۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرے کے اندر مہاگنی کی بڑی میز پر ایک چھوٹا سا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ اس روشنی میں اسفندیار ایک سیاہ ڈریسنگ گاؤن پہنے بالکل پرسکون اور سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اس کے بال جو دن بھر بکھرے رہتے تھے اس وقت سلیقے سے پیچھے جمے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا اور وہ ایک لیپ ٹاپ پر تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ بالکل نارمل تھا، وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھا۔ ہانیہ کے لیے ایک جھٹکا نہیں، ایک دھماکہ تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ یہ سب سچ تھا، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، ایک بہت بڑا خوفناک ڈرامہ۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے،
اس کے کمزور اعصاب جواب دے گئے۔ اس کا ہاتھ دروازے سے ٹکرایا اور ہلکی سی دستک کی آواز پھیل گئی۔ اندر ٹائپنگ کی آواز فوراً رک گئی۔ اسفندیار نے بجلی کی سی تیزی سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے خوف کے مارے دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ وہیں دہلیز پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسفندیار کی آنکھیں پہلے پہچان نہ پانے والی حیرت، پھر شدید غصہ، پھر وحشت بھری۔ اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور فوراً اپنا کردار اوڑھ لیا۔ وہ بچوں کی طرح سیکھا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے۔ بجلی جلتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بچاؤ۔ وہ میز کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بس کر دے اسفندیار۔ ہانیہ کی آواز سرد اور سپاٹ تھی، حالانکہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اسفندیار جو میز کے نیچے گھسا ہوا تھا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ بس کر دیں یہ ڈرامہ، ہانیہ نے دہرایا، میں سب جان گئی ہوں۔ اسفندیار دھیرے سے میز کے نیچے سے نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر پاگل پن کے تاثرات غائب ہو رہے تھے۔ اس کی جگہ ایک سرد، اجنبی اور خطرناک تاثر لینے لی تھی۔ وہ اب وہ معصوم مریض نہیں بلکہ کوئی ایسا شخص لگ رہا تھا جسے ہانیہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم کیا جان گئے ہو؟ اس سے پوچھا۔ اس کی آواز یہ وہ آواز نہیں تھی جو ہانیہ نے کئی بار سنی تھی۔ یہ گہری، بھاری اور روبدار آواز تھی۔ ہانیہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ یہی کہ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ نے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ اسفندیار آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ اور اگر میں تمہیں کہوں کہ تم غلط کہہ رہی ہو، اگر میں تمہیں کہوں کہ تم نے جو دیکھا وہ تمہارا وہم ہے۔ وہ لمس وہم نہیں تھا، ہانیہ ہمت کر کے بولی۔ وہ طنزیہ جملہ وہم نہیں تھا، اور یہ لیپ ٹاپ یہ وہم نہیں ہے۔ اب مجھے مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اسفندیار اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ تمہاری ہمت کیسے میرا پیچھا کرنے کی؟ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ ہانیہ کی آواز بھی بلند ہوئی۔ میں سچ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری زندگی جہنم بنا دی گئی تھی۔ مجھے ایک پاگل کے نام سے آپ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مجھے حق ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اسفندیار گرجدار آواز میں بولا۔ اچھا؟ ہانیہ نے آخری پتا پھینکا۔ تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی جا کر سلطانہ بیگم کو سب سچ بتا دیتی ہوں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ ان کا پاگل بیٹا راتوں کو ان کے دفتر میں لیپ ٹاپ استعمال کرتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اسفندیار کا چہرہ زد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کا سارا غصہ، سارا روب ایک لمحے میں اڑن پھو ہوا۔ اس کی جگہ ایک ایسی گہری وحشت نے لے لی جو ہانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے میز کا سہارا لیا، جیسے اس کے پیروں میں جان نہ رہی ہو۔ نہیں، اس کے منہ سے ایک کانپتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اسفندیار نے اسے روکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ مضبوط، پروقار شخص ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ کیونکہ اگر تم نے اسے بتا دیا، اس کی آواز بھر آ گئی، تو مجھے جان سے مار دے گا۔ ایک لمحے کا سناٹا چھا گیا، جیسے جیسے اس نے اپنے باپ کو مارا، جیسے جیسے اس نے میرے باپ کو مارا تھا۔ یہ الفاظ اسٹڈی روم کی خاموشی میں ایک بم کی طرح گونجے۔ ہانیہ کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے بے یقینی میں اس شخص کو دیکھا جو چند لمحے پہلے تک ایک ذہین اور غصے سے بھرا اجنبی لگ رہا تھا، اور اب ایک ٹوٹا ہوا بے بس انسان نظر آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے قتل کا ناقابل برداشت درد قید تھا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ کی آواز بمشکل نکلی۔ سلطانہ بیگم نے، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ اسفندیار نے ایک تلک زہریلی ہنسی ہنسی۔ وہ ہنسی کسی پاگل کی نہیں بلکہ سب کچھ لٹا دینے والے کی تھی۔ ہارٹ اٹیک؟ وہ میز پر واپس گرا۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ عورت اتنی شاطر ہے کہ وہ سچ کو بھی جھوٹ کا لباس پہنا سکتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جسے اپنے بکھرے ہوئے ماضی کے ٹکڑوں کو جوڑ رہا ہو۔ ہانیہ وہی دہلیز پر ساکت کھڑی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ اسفندیار نے اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں اب حکم نہیں، گہری تھکاوٹ تھی۔ جب تم نے راز کا ایک سرا دیکھ ہی لیا ہے تو پوری کہانی سننے کی ہمت بھی رکھو۔ ہانیہ لرزتے قدموں سے اندر آئی، اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اسفندیار کے چہرے پر جمی تھی۔ برہان؟ اسفندیار نے بات شروع کی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میرا سگا باپ نہیں تھا۔ میری ماں اس کی پہلی بیوی تھی، لیکن میں اس کا بیٹا نہیں تھا۔ بابا نے مجھے گود دیا تھا جب میں چند مہینوں کا تھا۔ انہوں نے مجھے سگی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا جب میں 15 سال کا تھا۔ اسے گہری سانس لی۔ بابا بہت اکیلے ہو گئے تھے، اور تب ان کی زندگی میں سلطان آئی۔ وہ ان کی سیکرٹری تھی۔ وہ اپنی جوانی، اپنی چکڑی چپڑی باتوں سے بابا کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بابا نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے منا کیا۔ مجھے وہ عورت پہلی نظر میں زہر لگی تھی، لیکن وہ اس کے جال میں پھنس چکے تھے۔ انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اسفند نے اپنی مٹھیاں بیچ دی۔ اس نے حویلی پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔
بابا کی آنکھوں پر उसने मोहब्बत की ऐसी पट्टी बांधी कि उन्हें उसके असल अज़ाइम नजर ही नहीं आए। फिर उनकी जिंदगी में रेहान आया। रेहान कौन? हानिया ने पूछा। उसका आशिक। असफंद यार ने नफरत से कहा। वो इसे एक फिजियोथेरापिस्ट बनाकर हवेली लाई। बाबा को जोड़ों का मामूली दर्द रहता था। रेहान ने खुद को डॉक्टर जाहिर किया और बाबा का इलाज शुरू कर दिया। वो इलाज नहीं था हानिया, वो एक सुस्त रफ्तार मौत का मंसूबा था। हानिया ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। सुल्तान और रेहान ने मिलकर उन्हें महीनों तक हल्का जहर दिया, उनकी दवाओं में मिलाकर, ताकि जब उनकी मौत हो तो एक कुदरती हार्ट अटैक लगे। और ऐसा ही हुआ। एक सुबह बाबा नाश्ते की मेज पर से उठे नहीं और सुल्ताना ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन आपने कुछ किया क्यों नहीं? हानिया ने कामती आवाज में पूछा। मैं क्या करता? असफंदियार चीखा। मैं 23 साल का लड़का था, मुझे शक था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। वो पोस्टमार्टम क्यों होने देते? उसे सब कुछ इतनी सफाई से किया। उठा और टुक कमरे में टहलने लगा। असल खेल तो बाबा के मरने के बाद शुरू हुआ। वसीयत। बाबा ने अपनी सारी जायदाद की हवेली, कारोबार, सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, लेकिन उसमें एक शर्त थी। शर्त यह थी कि मैं 25 साल की उम्र को पहुंच कर ही हर चीज का मालिक बन सकता हूँ। उससे पहले सुल्ताना बेगम सिर्फ नौकरान थी। उससे जब ये वसीयत पड़ी वो पागल हो गई। उसे लगा बाबा सब कुछ उसके नाम कर जाएंगे। अब उसे 2 साल इंतजार करना था या मुझे रास्ते से हटाना था। वो हानिया के पास आकर रुका। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने मुझे भी उसी डॉक्टर यानी कि उसी के हवाले कर दिया। उसने मुझसे गम से निकलने की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। वो दवाइयाँ नहीं थी हानिया, वो मुंशियात थी, वो ड्रग्स थे जो इंसान के आसाब को कमजोर कर देते हैं, जो उसे सचमुच का पागल बना देते हैं। मैं 2 दवाइयाँ खाता रहा। मेरा सर चकराने लगा, मुझे चीजें धुंधली नजर आने लगी। मैं समझ गया कि मुझे भी अपने बाप के पास पहुंचाना चाहती है या फिर मुझे कानूनी तौर पर पागल साबित करके सारी जायदाद खुद हड़प करना चाहती है। फिर एक रात उसकी आंखें चमकी। मैंने वो दवाई नहीं खाई, मैंने उसे फेंक दिया। मैंने सोने का ड्रामा किया। वो मेरे कमरे में आई, उसे लगा मैं सो रहा हूँ। उसे रेहान को फोन किया। मैंने उसकी सारी बातें सुनी। वो हंस रही थी। वो कह रही थी कि वो लड़का अब आधा पागल हो चुका है, कुछ ही महीनों का काम है, तमाम हो जाएगा, फिर हम ये सब बेच कर यहाँ से चले जाएंगे। असफन यार की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। उस रात मैंने फैसला किया कि अगर वो मुझे पागल दिखना चाहती है तो मैं उसे पागल ही दिखूंगा। मैंने उसका खेल उसी पर उलट दिया। मैंने उससे भी बड़ा पागल होने का ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने वो दवाइयाँ फेंकनी शुरू कर दी। मैंने ऐसा बर्ताव किया कि उसे यकीन हो गया कि मैं अब उसके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, एक बेजरर पागल वजूद। वो वाकई लैपटॉप के पास गया। उस ड्रामे की आड़ में मैंने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मैं 2 साल से ये कर रहा हूँ। मैंने इस हवेली के हर कोने में खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन नस्ब किए। उसने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों की लाइव फुटेज चल रही थी, लेकिन वो बहुत शातिर है। असफंदियार ने मायूसी से मॉनिटर पर हाथ मारा। वो कभी फोन या फिर हवेली के अंदर का कत्ल का जिक्र नहीं करती। वो जानती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, और ईहान से बाहर मिलती है। मेरे पास उनके नाजायज ताल्लुकात के सबूत है, जायदाद में खोर ब्रो के सबूत है, लेकिन मेरे बाप के कत्ल का कोई सबूत नहीं। वो पलटा और उसने हानिया की आंखों में देखा। मुझे उसके मुंह से गिरवाना है हानिया, मुझे उससे ये तराफ करवाना है कि उसने बुरहान को मारा है। कमरे में एक तवील गहरा सुनाटा छा गया। हानिया का दिल असफन यार के लिए हमदर्दी और दर्द से भर गया। उसने अपने चचा चची के जुल्म सहे थे, लेकिन असफन यार ने तो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते और फिर खुद को मरने के करीब जाते देखा था। उसका दर्द हानिया के दर्द से कहीं बड़ा था। वो अपनी कुर्सी से उठी। वो असफन यार के पास गई और हिम्मत करके अपना हाथ उसके बाजू पर रखा। असफन यार ने उसके लम्ब से चौंक कर उसे देखा। आप अकेले नहीं हैं असफन यार। हानिया की आवाज आई, अगरचा कांप रही थी मगर उसमें एक चट्टान जैसी मजबूती थी। मैं आपका साथ दूंगी। असफन यार ने बेयकीनी से उसे देखा। हम मिलकर इंसाफ हासिल करेंगे। आनिया ने अज़्म से कहा। हम उससे ये इतराफ करवाएंगे। उस रात उस बंद कमरे में एक पागल और एक मजबूर लड़की का रिश्ता खत्म हुआ और 2 इत्तेहादियों का सफर शुरू हुआ। अगली सुबह हवेली की फिजा तो वही थी, लेकिन हानिया की दुनिया बदल चुकी थी। जब उसने असफंदियार को देखा जो फर्श पर बैठा लकड़ी के ब्लॉक से खेल रहा था, तो उसे उस पर तरस नहीं आया। उसे उस शख्स पर फख्र और हमदर्दी का गहरा इंतजार महसूस हुआ। अब उसके लिए एक पागल मरीज नहीं था, बल्कि एक जख्मी शेर था जो अपने शिकार के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और वो हानिया अब उसकी खामोश नर्स नहीं थी, वो इस जंग में उसकी सबसे बड़ी राजदा थी, उसकी साथी बन चुकी थी।
नाश्ते की वेफर सुल्ताना ने हस्बे मामूल जहर उगला। रात को शोर कम था। लगता है तुम्हारे पागल ने तुम्हें भी अपने जैसा बना लिया है। अब तुम भी चुप रहने लगी हो। हानिया ने पहले की तरह सर झुकाया, लेकिन इस बार उसके दिल में खौफ की बजाय एक सख्त गुस्सा था। उसने नजर उठाकर सुल्ताना के मगरूर चेहरे को देखा और सोचा कि इस औरत को कितना मजा आता है दूसरों को तकलीफ देकर, ये जाने बगैर कि इसका अपना इंजाम कितना करीब है। दिन भर वो अपना अपना किरदार निभाते रहे। असलम यार बच्चों जैसी हरकतें करता रहा और हानिया उसकी खिदमत गुजार बीवी बनी, उसके पीछे पीछे फिरती। लेकिन अब इस खेल में एक नया अंसर शामिल था। जब असफन यार कोई चीज फेंकता और हानिया उसे उठाने के लिए झुकती तो एक लम्हे के लिए उनकी आंखें मिलती। उन आंखों में अब कोई अजनबियत नहीं थी, बल्कि एक मुश्तरका मकसद, एक खामोश माहिदा था। रात के अंधेरे में जब हवेली सो गए, वो दोनों दोबारा असफन यार के बाप के स्टडी रूम में मिले। ये उनका खुफिया ठिकाना था। असफन यार लैपटॉप पर नस्ब कैमरों की फुटेज देख रहा था। उसका चेहरा तनाव से खींचा हुआ था। देखो, उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मॉनिटर पर सुल्ताना और रेहान लाउंज में बैठे नजर आ रहे थे। वो दोनों बात करें, लेकिन सिर्फ जायदाद बेचने की। वो एक लफ्ज भी कत्ल का या जहर का नहीं बोलते। हानिया ने देखा कि रेहान सुल्ताना पर किसी बात के लिए दबाव डाल रहा है। उनकी आवाजें जो असफन के नस्ब करदा माइक्रोफोन पर साफ सुनाई दे रही थी, परेशानी से भरी थी। रेहान कह रहा था, सुल्ताना, वो खरीदार इंतजार नहीं करेगा। उसे ये हवेली हर हाल में चाहिए, लेकिन वो एक शर्त रख रहा है। वो चाहता है कि ये जायदाद तमाम झंझटों से पाक हो। क्या मतलब? सुल्ताना ने चिढ़ कर पूछा। मतलब? रेहान ने असफन यार के कमरे की सिमत इशारा किया। वो इस पागल का साया भी यहाँ नहीं चाहता। हमें इसे मुस्तकिल तौर पर किसी पागल खाने में दाखिल कराना होगा, या कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा। मुस्तकिल हल? सुल्ताना की आंखों में एक सर चमक आई। तुम ठीक कह रहे हो, अब बहुत हो गया ये ड्रामा। ये गुफ्तगू सुनकर असफंयार ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। सुन रही हो ना तुम? वो अब मुझे मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाने का सोच रहे हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे इनसे इतराफ करवाना है, लेकिन कैसे? वो इतने शातिर हैं कि कभी भी हवेली में इस मौजू पर बात ही नहीं करेंगे। हानिया जो खामोशी से ये सब देख रही थी और सुन रही थी, उसके जहन में एकदम बिजली सी गूंजी। सुल्ताना की सबसे बड़ी कमजोरी उसका जुर्म था, और मुजरिम हमेशा इस खौफ में रहता है कि कहीं उसका राज फाश ही ना हो जाए। असफंयार, हानिया ने आहिस्ता से कहा। असफंयार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो शातिर है, हानिया ने कहा, क्योंकि वो समझते हैं कि आप बेजरर हैं और वो आपसे डरते नहीं हैं। तो तो हमें इन्हें डराना होगा ना? हानिया की आंखों में एक नई चमक आई। सुल्ताना को ये यकीन दिलाना होगा कि आप जिन्हें वो पागल समझती है, शायद इतने भी बेखबर नहीं। हमें उसे ये सोचने पर मजबूर करना होगा कि शायद आपने कुछ देखा था। असफन यार ने उलझन से उसे देखा। लेकिन कैसे? वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। वो आपकी बात पर यकीन नहीं करेगी। हानिया ने गहरी सांस ली। लेकिन वो मेरी बात पर यकीन करेगी, क्योंकि मैं आपकी सबसे करीबी निगरान हूँ, और मैं एक बेवकूफ़ मासूम लड़की हूँ जो सिर्फ डरना जानती है। असफन यार के चेहरे पर फहम के तासुरात उभरे। अगली सुबह हानिया कांपते हुए कदमों से सीढ़ियां उतरकर सुल्ताना के पास पहुंची, जो बाग में बैठकर कॉफी पी रही थी। हानिया का चेहरा जर्द था और उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। क्या मुसीबत है? सुबह सुबह मेरी शक्ल देखने आ गई? सुल्ताना ने नफरत से कहा। बेगम जी, हानिया ने हकलाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना था। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुल्ताना ने पहली बार उसमें दिलचस्पी ली। क्या बात है? वो असफंयार, हानिया ने अपने आंसू पूछने की अदाकारी की। वो आजकल बहुत बेचैन है। वो रातों को सोते नहीं है, बस एक ही नाम पुकारते हैं, अब्बा अब्बा। तो इसमें नई बात क्या है? सुल्ताना ने बेजारी से कहा। नहीं, हानिया ने जल्दी से कहा। वो कल रात नींद में बुड़बुड़ा रहे थे। कह रहे थे कि अब्बा को दवाई मैंने दी थी। अब्बा को दवाई मैंने दी थी। ये जुमला एक तीर की तरह सुल्ताना के सीने में प्रविष्ट हुआ। उसके हाथ में पकड़ा कॉफी का कप लर्स गया। उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया, सफेद पड़ गई। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? उसने अपनी आवाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो कांप रही थी। बेगम साहिबा, मुझे नहीं मालूम उसका क्या मतलब है। हानिया ने मासूमियत से कहा। मैं तो बस डर गई कि कहीं कहीं उन्हें अपने बाप की मौत का कुछ याद तो नहीं आ रहा। खामोश। सुल्ताना एकदम चीखी। दफा हो जाओ यहाँ से, और जो तुमने सुना है वो किसी और से मत कहना। वो पागल है, वो कुछ भी बकता रहता है। जाओ। हानिया सहम कर वहां से भागी, लेकिन जैसे वो मुड़ी, उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए इत्मीनान की मुस्कुराहट आई। तीर निशाने पर लगा था। उस रात स्टडी रूम में स्पंदयार और हानिया मॉनिटर पर सुल्ताना को देख रहे थे, जो अपने कमरे में शेरनी की तरह टहल रही थी। वो शदीद घबराहट के आलम में थी।
اسے فوراً ریحان کو فون کرتے ملایا۔ ریحان فوراً حویلی پہنچو۔ وہ فون پر چیخ رہی تھی، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے اس پاگل کو یاد آ رہا ہے۔ اسلم نے مانیٹر سے نظریں ہٹا کر ہانیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعریف اور شکر گزاری کا ایک سمندر تھا۔ تم نے کر دکھایا ہانیہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم نے اسے اس کی خول سے باہر نکال دیا۔ اب وہ گھبرائے گی، اور گھبراہٹ میں مجرم ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ دونوں کی نظریں واپس اسکرین پر جم گئی۔ آخری چال چلنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ ریحان کو یہاں بلا رہی ہے، حسن نے دھیمی نپی تلی آواز میں کہا، حالانکہ اس کا دل کسی جنگلی جانور کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی ہے، وہ اس بات پر بحث کرنے کے لیے سب سے محفوظ جگہ کا انتخاب کرے گی، اور وہ یہی کمرہ ہے۔ بابا کا اسٹڈی اور آپ کا سب سے طاقتور مائکرو فون یہی نصب ہے۔ ہانیہ نے سرگوشی میں بات مکمل کی۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ بالکل، اسلم نے میز کے نیچے نصب ایک چھوٹے سے ریسیورز کو چیک کیا۔ آج ہانیہ وہ دن ہونا چاہیے۔ آدھے گھنٹے کے اندر حویلی کے مرکزی دروازے پر ریحان کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چچراہٹ اور پریشانی واضح تھی۔ سلطانہ، جو لانج میں اس کا انتظار کر رہی تقریباً بھاگتے اس کے پاس پہنچی۔ یہاں نہیں۔ اس نے ریحان کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے اسٹڈی روم کی طرف لے گئی۔ میرے ساتھ آؤ۔ اسٹڈی روم کا دروازہ احترام سے بند ہوا۔ اسفندیار اور ہانیہ جو مانیٹر کی بجائے صرف آڈیو ریسیور پر انحصار کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں اور ریسیور سے آتی آوازوں کا شور تھا۔ کیا پاگل پن ہے یہ سلطانہ؟ ریحان کی غصے بھری آواز اٹھی۔ تم نے مجھے ایک ضروری میٹنگ سے اٹھا لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ لڑکا، سلطانہ کی آواز کانپتی ہوئی آئی۔ اسفندیار، مجھے لگتا ہے اسے سب یاد آ رہا ہے۔ کیا؟ ریحان ہنسا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ وہ ایک پاگل ہے، مکمل پاگل۔ وہ کیا یاد کرے گا؟ اس کی وہ نئی بیوی ہانیہ؟ سلطانہ نے تیزی سے کہا، وہ آج بھی صبح میرے پاس آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسفندیار رات کو نیند میں بڑبڑاتا ہے کہ ابا کو دوائی میں نے دی تھی۔ ریحان، یہ وہی الفاظ ہے کہ تمہیں یاد نہیں؟ اس کے باپ کے آخری دنوں میں ہم اسے دوائی کہتے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ ریسیور سے صرف سلطانہ کی تیز تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر ریحان کی آواز آئی۔ اس بار اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ صرف الفاظ دہرا رہا تھا۔ اس نے تمہیں یہ کہتے سن لیا ہوگا، یا شاید اس لڑکی نے تمہیں یہ کہانی بنائی ہو۔ نہیں سلطانہ جی، میں اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتی تھی۔ وہ اگر اسفندیار نے کچھ دیکھا ہو، اگر اس نے مجھے یا تمہیں بابا کے سوپ میں وہ چیز ملاتے ہوئے دیکھ لیا ہو، اگر وہ صدمے کی وجہ سے چپ ہو، پاگل نہ ہوا ہو۔ بکواس بند کرو سلطانہ، ریحان نے اسے ڈانٹا۔ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ خدا را کل تک کا وقت دے رہا، ہمیں اس جائیداد سے جان چھڑانی ہے۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ سلطانہ کی آواز اب بھرائی ہوئی تھی۔ ہم جائیداد کیسے بیچیں گے اگر یہ لڑکا سب کے سامنے سچ اگل دے؟ ہم اسے راستے سے ہٹانا چاہیے نا۔ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے ہو۔ ریحان نے کہا، اسے پاگل خانے بھجوا دیتے ہیں، کام ختم۔ نہیں، سلطانہ نے پوری قوت سے چیخا، پاگل خانے سے وہ واپس آ سکتا ہے، وہاں کسی کو کچھ بھی بتا سکتا ہے، اس کا مرنا ضروری ہے۔ ریحان، جس طرح اس کے باپ کا مرنا ضروری تھا، یہ وہ لمحہ تھا۔ اسفند کا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ پر سختی سے جم گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ریسیور میں خاموشی چھا گئی۔ سلطانہ، ریحان نے دھیمی زہریلی آواز میں کہا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں، سلطانہ نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ میں تھک گئی ہوں یہ ڈرامہ کیا کرتے گئے۔ وہ برہان بھی مجھ پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ کتنا آسان تھا اس سے جان چھڑوانا۔ میں خود اس کے سوپ میں زہر ملاتی رہی، ہر روز قطرہ قطرہ، تاکہ ساری جائیداد لے کر تمہارے پاس آ سکوں۔ میں نے وہ سب کیا، اور اب یہ پاگل لڑکا میرے راستے میں کھڑا ہے۔ میں اسے بھی اس کے باپ کے پاس بھیج دوں گی، اور تم یہ کیسے کرو گی؟ ریحان کی آواز میں اب سازش کی شمولیت تھی، اس کی دوائیوں سے۔ سلطانہ نے کہا، اس کی وہ خدمت گزار بیوی ہے نا ہانیہ، ہم اسے استعمال کریں گے۔ ہم دوائی کی مقدار اتنی بڑھا دیں گے کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ پاگل نے غلطی سے زیادہ دوائی کھا لی۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ اپنے ہی قتل کے منصوبے میں ایک مہرہ بننے والی تھی۔ اسفندیار نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے خاموش کروایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس میں ایک برفانی آگ جل رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے اسمارٹ فون نکالا۔ اس کی انگلیوں نے ایک لمحے کے لیے فون پر ریکارڈ ہوتی آڈیو فائل کو دیکھا۔ سلطانہ کا پورا اعتراف جرم صاف اور واضح ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اس نے فون کا لاک کھولا اور ایک نمبر ملایا جس نے 2 سال سے صرف اسی دن کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ دوسری طرف فون اٹھایا گیا۔ انسپکٹر دانش،
असफर ने तकरीबन बे आवाज सरगोशी में कहा, मैं इसफंयार बुरहान बोल रहा हूँ। वक्त हो गया, मेरे पास इतराफ है। हवेली के पिछले दरवाजे से आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। उसने फोन बंद कर दिया और हानिया की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी तक खौफ से फैली हुई थी। घबराओ नहीं हानिया, उसने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। घर, खेल, ये सब खत्म होने वाला है। वो दोनों अंधेरी स्टडी रूम से निकले। एक ये ऐसे रास्ते थे जो सिर्फ असफंयार जानता था, और हवेली के पिछले बागीचे की तरफ वो चल पड़े। जबकि दूसरी तरफ सुल्ताना और रेहान अभी तक स्टडी रूम में इस बात पर बहस कर रहे थे कि हानिया को इस हादसे के लिए कैसे तैयार किया जाए। वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी किस्मत का फैसला हो चुका था और इंसाफ का शिकंजा उनके गिर्द तंग होने वाला था। स्टडी रूम के बाहर का अंधेरा दालान असफंयार और हानिया के तेज कदमों की आहट से गूंज रहा था। हानिया का दिल खौफ और जोश से मिले जुले एहसास से कांप रहा था, लेकिन असफंयार का हाथ जिसने उसे मजबूती से थामा हो तो उसे हिम्मत दे रहा था। वो हवेली के पिछले सर्विस वाले दरवाजे तक पहुंचे। असफंयार ने दरवाजे पर 3 बार धीमी दस्तक दी। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर दानिश, एक ज़हीन और फर्ज-शनास ऑफिसर जिसे असफंयार ने महीनों पर अपने एतमाद में ले रखा था, वर्दी लिए अफसरान के साथ अंदर दाखिल हुआ। असफंयार साहब, इंस्पेक्टर ने आहिस्ता से कहा। उसकी नजरें असफंयार के पुरसुकून और नॉर्मल चेहरे पर थी। आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंस्पेक्टर। असफंयार की गहरी और पुरएतमाद आवाज ने इंस्पेक्टर को चौंका दिया। ये आवाज उस पागल लड़के की नहीं थी जिसके बारे में उसने सुन रखा था। वो दोनों बाबा की स्टडी में पहुंचे। मेरे पास उनका इतराफी बयान मौजूद है। इंस्पेक्टर दानिश ने मजबूती से सर हिलाया। हम तैयार हैं। वो चारों साई की तरह दबे पांव राहदारी से वापस स्टडी रूम की तरफ पड़े। अंदर से अब भी सुल्ताना और रेहान की धीमी आवाज आ रही थी, जो अपने मकरवा मंसूबे को हतमई शक्ल दे रही थी। हम कल ये काम करेंगे, सुल्ताना की आवाज आई। जूस में इतनी दवाई होगी कि तरह पूरा स्टडी रूम का बाहरी चोबी दरवाजा एक जोरदार धक्के से पूरा खुल गया। सुल्ताना और रेहान जो मेज पर झुके हुए थे, बुरी तरह चौंक कर सीधे हुए। उनके सामने दरवाजे की चौखट पर पुलिस की वर्दियां नहीं, बल्कि वो चेहरा था जिसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। असफंयार, वो अब भी बिखरा हुआ, मैला कुचैला, आंखों में वहशत लिए पागल नहीं था। वो साफ सुथरे स्याह ड्रेसिंग गाउन में मलबूस था। बाल सलीके से सवारे एक पुरवकार और पुरएतमाद मर्द खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन नहीं, बल्कि 2 साल की सुलगती हुई इंतकाम की आग थी। उसके साथ हानिया खड़ी थी, जिसका चेहरा खौफजदा नहीं बल्कि फातिहाना था। उनके पीछे इंस्पेक्टर दानिश और उसकी टीम थी। एक लम्हे के लिए कमरे में मौत जैसा सुनाटा छा गया। सुल्ताना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला, लेकिन जैसे ही हलक में उसकी आवाज दब गई। तुम? ये अल्फाज उसके गले से जैसे गुटी हुई चीख की सूरत निकला। ये कैसे हो सकता है? रेहान, जो सूरत हाल की संगीनी को समझ रहा था, फौरन दिफाई पोजीशन में आ गया। इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? आप उस पागल लड़के की बातों में आ गए। ये ज़हनी मरीज़े से पकड़े। ये हम पर हमला कर सकता है। सुल्ताना को जैसे होश आया वो चीखी, हाँ ये पागल है, इसे फौरन यहाँ से ले चलो। इसने हमें डरा दिया। असफंयार ने उसकी इस आखिरी कमजोर कोशिश पर एक तलख मुस्कुराहट दी। पागल? उसकी आवाज पूरी कमरे में समा गई। सुल्ताना, इतना पागल कि तुमने मुझे अपने बाप के कत्लों के दरमियान जिंदा छोड़ दिया। ये सोच करके मैं एक बेजर खुलू ना। बकवास बंद करो रेहान, चीखा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत? असफंयार ने अपना स्मार्टफोन जेब से निकाला। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने ये सोचा कि दीवारें नहीं सुनती, लेकिन तुम भूल गए सुल्ताना कि इस हवेली की दीवारें आज भी बुरहान की वफादार है। उसने फोन पर प्ले का बटन दबाया। स्पीकर से सुल्ताना की अपनी बुलंद आवाज उभरी, जो चंद मिनट पहले ही रिकॉर्ड हुई थी। इतराफ मुकम्मल और वाज़ह था। रेहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन अफसरान ने उसे दबोच लिया। सुल्ताना फर्श पर गिरने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर दानिश ने उसे बाजू से थाम लिया। ये झूठ है। सुल्ताना ने आखिरी कोशिश की। उसने ये सब बनाया है, ये जादू है। ये जादू नहीं है। असमियार ने सर लहजे में कहा। फोन इंस्पेक्टर के हवाले करते, ये इंसाफ है। मैं असफन बुरहान, जिसे तुमने 2 साल तक अजियत दी, आज मैं अपने बाप की रूह को सुकून पहुंचा रहा हूं। इंस्पेक्टर, ये रहा सबूत और ये रहे मुजरिम। इंस्पेक्टर दानिश ने असफंयार को सल्यूट किया। सुल्ताना बेगम और रेहान साहब, आपको बुरहान के कत्ल और असफंयार बुरहान के इक्तदामी कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ियां लगने की आवाज सुल्ताना का सारा गुरूर, सारा हुस्न एक लम्हे में खाक हो गया। वो एक हारी हुई बदशक्ल औरत नजर आ रही थी, जो वहशियाना अंदाज में चीख रही थी, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। सब मेरा, ये हवेली मेरी है।
इस पागल को छोड़ दो। पुलिस उन दोनों को घसीटते कमरे से बाहर निकल गई। उनकी चीखें दालानों में गूंजती रही और फिर खामोश हो गई। कमरे में इस दफा असफंदियार और हानिया अकेले रह गए। 2 साल का बोझ, इंतकाम की आग और पागलपन का ड्रामा सब एक साथ खत्म हुआ। असफंदियार के कदम लड़खड़ाए, वो गिरने ही वाला था कि हानिया ने उसे थाम लिया। उसने पहली बार बगैर किसी ड्रामे के अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। उसकी आंखों से 2 साल के रुके हुए आंसू बह निकले। हानिया ने उसे खामोशी से थामे रखा। दर्द का दरमा हो चुका था। वक्त गुजरता गया। हवेली की फिजा बदल गई। बारी उदास पर्दे हटा दिए गए। खिड़कियों से आधी शाम की सुनहरी धूप बाग को रोशन कर रही थी। असफंदियार और हानिया बाग में शाम की चाय पी रहे थे। माहौल पुरसुकून था। वो असफंदियार अब वो टूटा हुआ शख्स नहीं था। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। असफंदियार ने चाय का कप रखते हानिया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अगर तुम ना होती तो मैं शायद कभी कामयाब ना होता, उसने हानिया की आंखों में देखते हुए कहा। मैंने ये ड्रामा खुद को जिंदा रखने के लिए शुरू किया था, लेकिन मैं सचमुच अंदर से मर रहा था। तुमने मुझे इस अंधेरे से निकाला है हानिया। हानिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में इत्मीनान था। अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी, ये जाने बगैर कि अल्लाह ने मुझे एक इम्तिहान से निकालकर एक मकसद के लिए चुना था। आपका इंसाफ मेरी भी जंग बन गया। असफंदियार ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज गुरूब हो रहा था। आज मुझे सुकून आया, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरे माँ बाप के मुजरिम पकड़े गए, इंसाफ हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक नई पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी का आगाज था, जहाँ कोई फरेब, कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून और सच था।